फ्रेंड्स, आज की वीडियो डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान में अपने चैनल पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत जो फ्री क्लासेज की सीरीज चल रही है, उसमें पहले हम लोग पेपर फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास को कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में पिछली 9 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। एकदम टॉपिक वाइज और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये क्लासेज हैं और इन क्लासेज की हैंड रिटन पीडीएफ भी जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आज की क्लास 10वें नंबर की क्लास है और आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग अधिगम के सिद्धांत में मुख्य रूप से पावलाव के सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं और आज की ये क्लास टेट स्टेट और बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये पावलाव का जो सिद्धांत है, तो पावलाव के संस्थापित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में बताइए। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल यही बन जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है किसने दिया। तो ध्यान रखिएगा, पावलाव साहब ने जो है ये सिद्धांत दिया है। अब आप देख सकते हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी वैज्ञानिक पावलाव को माना जाता है। ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है कि जो मनोवैज्ञानिक पावलाव हैं, इनका संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध जो है वो रूस से है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसे सहज संबंध के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्राणी अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करना सीख जाता है, तब इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया को संबद्ध प्रत्यावर्तन द्वारा जो है वो सीखना कहते हैं। अब यहां पर एक छोटी से पहले आपको एग्जांपल देता हूं, फिर कुत्ते वाले एग्जांपल पर हम लोग आएंगे, जो कि पावलाव का फेमस सिद्धांत है। जैसे आप लोग कक्षा के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं। अब कक्षा के अंदर मान लीजिए प्रधानाचार्य जी हैं, वो क्लास में आते हैं, तो आप लोग खड़े होकर के उनको स्टैंड में जो है वो नमस्कार करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वो आपके प्रधानाचार्य महोदय एक दिन क्लास में नहीं आए, आपकी क्लास के बाहर से ही निकल गए। तो ऐसे में क्या होता है, आप लोग आपरूप क्या होते हो, उनको देख करके एकदम से शांत हो जाते हो और स्टैंड अप जो है वो ऑडिशन देते हो। तो यही चीज क्या होती है, यही अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया जो है वो कहलाती है। अब हम लोग बात करेंगे इसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो एक बालक 3-4 बिल्ली के बच्चों को पकड़ता है और बिल्ली का बच्चा बार बार डराता और गुर्राता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक बिल्ली के बच्चे को देखते ही डरने लगता है। इस उदाहरण में बिल्ली के बच्चे के आने मात्र से डर जाना एक अस्वाभाविक उत्तेजना है, किंतु बालक का डरना एक स्वाभाविक क्रिया है। अतएव ऐसी दशा में दोनों के मध्य संबद्ध प्रत्यावर्तन के अनुसार सहज संबंध जो है स्थापित हो जाता है। जैसे बालक है, उसने एक बिल्ली को देखा, ठीक है। अब बिल्ली क्या कर रही है, उसकी तरफ बार बार गुर्रा रही है, उस बच्चे को डरा रही है। तो ऐसे में वो बालक किसी भी बिल्ली को देखेगा तो उसके अंदर क्या हो जाता है, डर का भाव जो है वो व्याप्त हो जाता है। इसी को दूसरे एग्जांपल से आप सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, ठीक है। अब घर में कोई व्यक्ति है जिससे वो बालक डरता है। डरता इसलिए कि उसने उस बालक को क्या किया है, डांटा है। ऐसे में अगर वो व्यक्ति उस बालक के सामने आता है, वो बालक को भले ही ना डांटे, लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बालक उस व्यक्ति को जो है वो देख करके डर जाता है और दूर जो है वो भागने लगता है। यही पावलाव का जो है संबद्ध प्रत्यावर्तन के तहत सहज संबंध जो है सिद्धांत यहां पर कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि संबद्ध प्रत्यावर्तन का अर्थ क्या है। 1 नंबर में ये सीधी परिभाषा जो है आपसे पूछी गई है। तो गिलफोर्ड साहब, जो कि महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने कहा है कि जब 2 उत्तेजनाएं बार बार एक ही साथ दी जाती हैं, पहले नई तथा बाद में मौलिक जो प्रभावशाली है, तो नई उत्तेजना भी जो है वो प्रभावशाली बन जाती है। कहने का मतलब ये कि बालक जो अधिगम करता है, जो उसकी स्वाभाविक क्रिया है, उसी के अनुरूप कार्य करता है, भले ही कोई नया कार्य आप ना कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वो जब आपसे डर रहा है, आपके डांटने पर डर रहा है, लेकिन स्वाभाविक क्रिया क्या होगी कि आप एक बार सामने आए, आपने डांटा भी नहीं, लेकिन बालक के अंदर क्या है, डर व्याप्त है और ये डरना उसका क्या हो जाती है, वो स्वाभाविक क्रिया हो जाती है। और अस्वाभाविक क्रिया आप पर डिपेंड करती है कि आप उसे डांट रहे हैं या नहीं डांट रहे हैं। तो इस परिभाषा को भी आप लोग अच्छे से जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे कि जो इनका पावलाव का सिद्धांत है, इनका प्रयोग जो है वो कहां पर किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके पहले मैं बता दूं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत जो ये
क्लासेज चल रही है तो क्लासेज की टॉपिक वाइज जो सीरीज है और एक एक पीडीएफ आपकी सारी की सारी मेरे टेलीग्राम पर डलवा दी गई है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुरंत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहां पर ये पीडीएफ भी आपको सारी मिल जाएंगी क्लासेस की और आप वीडियोज भी जो है वो देख सकते हो, डायरेक्ट वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि पावलाव का कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। सवाल सबसे बड़ा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि पावलाव ने जो प्रयोग था अपने सिद्धांत का वो किस पर किया था, तो उसमें कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मगरमच्छ अलग अलग आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पावलाव ने ये प्रयोग जो है कुत्ते पर किया था। तो पावलाव ने अपने सिद्धांत को सही बताने के लिए कुत्ते पर अनेक प्रयोग किए। उसने भूखे कुत्ते को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें घंटी के द्वारा जो है वो भोजन दिया जाता था और देखने के लिए स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी। कुत्ते को एक पिंजड़े में बांधकर घंटी बजाई गई और तुरंत जो है वो भोजन दे दिया गया। यह क्रिया कुछ सप्ताह तक बार बार दोहराई गई, जिससे कुत्ते ने घंटी बजने पर भोजन मिलने की क्रिया को सीख लिया। इसके परिणाम स्वरूप घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में जो है वो लार आने लगती। कुछ समय बाद कुत्ते के पिंजड़े में घंटी बजाई गई लेकिन भोजन जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन पूर्व में सीखी गई क्रिया के कारण लार आने लगती थी। अतः मुंह से निकलने वाली लार तथा घंटी के मध्य संबद्ध प्रत्यावर्तन के अनुसार घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। इस संबंध को कुत्ते ने भली बात सीख लिया। इस प्रयोग में मुंह से लार बहना एक स्वाभाविक क्रिया है और जो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्तेजना घंटी से संबंधित है। अब इस जो इनका प्रयोग था इसको आप अच्छे से समझे। इन्होंने क्या किया, एक पिंजड़े में एक कुत्ते को बांध लिया, ठीक है। अब पिंजड़े में एक इन्होंने लगा दी घंटी। अब घंटी को क्या किया जाता था, घंटी को बजाया गया, जैसे घंटी को सुबह बजाया गया और कुत्ते को भोजन दे दिया गया। अब यह क्रिया 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई और सप्ताह तक चली। उसके बाद क्या हुआ कि कुत्ते ने यह जान लिया कि ये जैसे ही घंटी बजेगी उसके बाद हमें तुरंत है भोजन मिलेगा। अब क्या हुआ, 1 सप्ताह के बाद जब पावलाव साहब जो है वो अपना प्रयोग कर रहे थे, स्क्रीन की इन्होंने व्यवस्था कर ली थी जिसमें ये कुत्ते की जो हरकतें हैं, प्रतिक्रियाएं देख रहे थे। घंटी बजाई गई लेकिन भोजन नहीं दिया गया, लेकिन कुत्ते के मुंह में लार आ गई। कुत्ते को लगा कि अब हमें भोजन जो है वो मिलने वाला है। ये प्रतिक्रिया जो है ये लगातार करी गई। जब घंटी बजाई जाती कुत्ते के मुंह में जो है वो लार आ जाती थी। तो इसी के तहत घंटी बजना एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन कुत्ते के मुंह में लार आना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इसी के तहत आप एक छोटा सा एग्जांपल देख करके समझ सकते हैं। जैसे एक बालक है आपके मोहल्ले में, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई दुकान है, छोटा बालक है जो आपकी गोद में है या आपके मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा है, क्योंकि आप डीएलएड के टीचर बनने जा रहे हैं तो 1 से 5 तक ही पढ़ाएंगे। अब आप दुकान पर जाते हैं तो बालक आपका दुकान पर जाना एक अस्वाभाविक क्रिया है। वो बालक किसी के भी साथ जाता है, आपके साथ जाता है, आपके पिताजी के साथ जाता है या आपके भाई के साथ जाता है, लेकिन वहां पर उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है कि बालक दुकान से बिस्किट, नमकीन वगैरह जो है वो लेने की कोशिश करता है, मांगने लगता है, आपसे जिद करता है कि आप ये हमें जो है वो दिलवा दे। मतलब बालक के अंदर ये स्वाभाविक उत्तेजना जो है वो आ जाती है। यही पावलाव साहब ने जो है संबंध स्थापित जो है वो करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, पावलाव का जो प्रयोग है ये कुत्ते पर किया गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण संबंध बन जाता है। अब अगला पॉइंट भी महत्वपूर्ण है और यहां से सवाल पेपर में ऑब्जेक्ट उसमें जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय में देखा गया था कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग क्या है। पहली बात तो आप यही अच्छे से समझ लें, जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है ये पावलाव साहब ने दिया था। तो इसके मुख्यतः 6 मुख्य विशेषताएं आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली विशेषता है कि इस सिद्धांत द्वारा छात्रों में विभिन्न आदतों का विकास किया जा सकता है। कोई भी कार्य बार बार करने से जो है वो आदत बन जाती है। मतलब इसमें क्या किया गया है कि अगर कोई कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है तो सामने वाले पर जो उस कार्य को देख रहा है या कर रहा है उसके अंदर स्वाभाविक उत्तेजना आ जाती है और उस कार्य को देखकर बालक स्वाभाविक रूप से जो है वो प्रतिक्रिया करने लगता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए आप दरवाजे पर कोई गाय आपके यहां आती है। अब अगर आप उसको रोटी देने लगे ना, आप उसको 1 सप्ताह रोटी दें तो वो गाय लगभग उसी टाइम आपको आने वाले समय में प्रतिदिन देखने को आपके दरवाजे पर मिलती है। मतलब आदत इस सिद्धांत के अनुसार सामने वाले व्यक्ति में बनाई जाती है। दूसरा इसका शिक्षा में प्रयोग कह रहा है। इसके पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर बाल विकास की जो है क्लासेस तकरीबन 9 हो चुकी हैं, जिनमें हम लोग बाल विकास, उसके प्रयोग, इसके बारे में अच्छे से बात कर लिया था। शैशवावस्था के बारे में बात कर ली है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था
शिक्षावस्था कंप्लीट हो चुका है, बुद्धि लब्धि के बारे में बात हो चुकी है, व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अधिगम के बारे में बात कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्लासेस कोई मॉडल पेपर से आपको नहीं करवाई जा रही, ये क्लासेस सारा का सारा एकदम क्रीम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। कहीं से भी आप मिलान कर लीजिएगा, क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी और अगर आपने प्रॉपर ये क्लासेस देख ली ना तो आपका कल्याण हो जाएगा एग्जाम तक। अब हम लोग बात करेंगे कि इनका दूसरा सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत बालकों में कई प्रकार की अभिवृत्तियों का विकास कर देता है, मतलब बालक के अंदर नई नई आदतें जो हैं आ जाती हैं, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं किसके द्वारा, स्वाभाविक क्रिया के द्वारा। तीसरा इसमें पॉइंट है कि बालकों को अक्षर ज्ञान कराने एवं शब्दों का अर्थ सिखाने के लिए भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब छोटा सा एग्जाम्पल है, आप बालक को ABCD पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ए फॉर आपने उसको एप्पल पढ़ाया, बी फॉर आपने उसको क्या पढ़ाया, आपने बाल पढ़ाया। अब आप उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक पढ़ाइए, जब आप बाद में उससे खुद पूछोगे ए फॉर, तो उसके मुंह से अपने आप निकल जाएगा एप्पल, जबकि वो एप्पल की स्पेलिंग नहीं जानना है, लेकिन है क्या, आपने उसको इतना रटवा दिया है, उसकी आपने आदत बना दी है और आदत के अनुसार ही वो ए फॉर एप्पल बोल रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, आप बाइक चलाते हो तो शुरुआत में आपने जब सीखी होगी तो आपको ध्यान देना पड़ता था कि पहला गियर डालना है, दूसरा डालना है, आगे कोई आ रहा है तो हमें ब्रेक लेनी है, मतलब ये माइंड में चलता था। लेकिन अब जब आप बाइक चला रहे हो तो आपको ये ध्यान नहीं देना होता है, स्वाभाविक रूप से जैसे ही सामने से कोई वाहन आता है या कोई चीज आती है आपका पैर ब्रेक पर पहुंच जाता है। इसी तरह स्वाभाविक रूप से आपकी स्पीड के अनुसार आप जो है वो गियर बदलते रहते हो। तो यही क्या है, यही पावलोव साहब का जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत था। चौथा पॉइंट है, इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक बाह्य बाधाओं पर नियंत्रण जो है वो कर सकता है। जैसे शिक्षक ने मान लीजिए छोटा बालक है कक्षा 2-3 में, अब उसने क्या कर दिया कि अगर आप काम करके नहीं लाओगे ना तो आपके ये कुत्ता काट लेगा। तो अब बालक के अंदर डर है कि ये कुत्ता जो है वो काट लेगा, मतलब कुत्ते को देखकर बालक के अंदर एक स्वाभाविक रूप से ये चेहरा बन रहा है कि अगर हमने काम नहीं किया तो मेरे साथ ये हो सकता है। तो वो बालक क्या होता है, डरने लगता है और ऐसे शिक्षक भी बाह्य बाधाओं से पार पा लेता है, बालक को मतलब जो है उसके अंदर कुछ नए तरीके से उसको सिखा सकता है। अध्यापक इस सिद्धांत द्वारा बालकों में व्याप्त भय इत्यादि को दूर करने के लिए भी कर सकता है। यह सिद्धांत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास के महत्व पर बल देता है। ये मुख्य कुछ सिद्धांत है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें। कमेंट में जरूर बताइएगा आज की क्लास लगी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आप लोग थैंक यू कहिएगा, कुछ सजेशन हो तो वो भी लिखिएगा, लेकिन आप लोग इतना जरूर करिएगा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।